जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी की थर्ड वीडियो में आज हम लेके आए हैं सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लो डाउन के बारे में। 1 मिनट। स्लो डाउन, देन कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिफ्रेशन एंड मेल्ट डाउन। तो आइए पहले शुरू करते हैं स्लो डाउन के बारे में स्टडी करना। तो स्लो डाउन एक ऐसी स्थिति होती है इकोनॉमी में जब आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ रही होती है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। हर साल आपको जीडीपी में पिछली साल के मुकाबले इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़, उसमें आपको डिक्रीज़ देखने में मिलेगा। तो ऐसी जो सिचुएशन जब इकोनॉमी में आती है उसको बोलते हैं स्लो डाउन। इस ग्राफ में भी आप समझ सकते हैं। इस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस में टाइम यहाँ देखेंगे और वाई एक्सिस में यहाँ पे जीडीपी को लिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो जो ग्राफ है इसमें जैसे जैसे जीडीपी टाइम के साथ बढ़ रही है तो आपको यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जीडीपी अब स्लो डाउन हो गई है, ये इसमें ग्रोथ रेट आपको कम देखने में मिलेगी। तो इस फेज़ को हम बोलेंगे स्लो डाउन, और जो फर्स्ट वाला जो था इसमें इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, जब आपकी ग्रोथ रेट और जीडीपी दोनों ही इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो एक्सेलरेशन जोन है। और जब आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है हर साल, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे स्लो डाउन। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ये जब भी किसी साल के किसी एक क्वार्टर में आपकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की गई है। जैसे 4 क्वार्टर रहते हैं साल में, तो फॉर एग्जांपल Q3 मेरा नेगेटिव आ गया, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है और बाकी क्वार्टर में पॉजिटिव आ रही थी 1 और 2 में। तो जब फर्स्ट टाइम ऐसा इस तरह, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव आ रही थी फिर नेगेटिव है, तो फर्स्ट टाइम नेगेटिव यहाँ आया। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर नॉर्मल इंक्रीज, जब आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम आफ्टर नॉर्मल इंक्रीज के बाद नेगेटिव इन एनी क्वार्टर, तो उस जीडीपी ग्रोथ को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड है आपका रिसेशन। रिसेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 कंजेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपकी नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे Q2 और 3 में नेगेटिव है, तो ये कंजेक्यूटिव है, तो ये लगातार आपको यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिली। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो इस स्थिति को हम रिसेशन नहीं कहते, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव जो आई यहाँ पे ये कंजेक्यूटिव नहीं है, तो कंजेक्यूटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला केस था इसमें आपको 2 क्वार्टर्स में कंजेक्यूटिव ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव देखने को मिली, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे रिसेशन। देन फोर्थ है डिफ्रेशन। डिफ्रेशन में रिसेशन तो होगा ही होगा, साथ में उसमें डिफ्लेशन भी होगा। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है। जैसे इन्फ्लेशन में महंगाई आपके प्राइजेज बढ़ते हैं सभी कमोडिटीज़ के, तो इसमें जो डिफ्लेशन होता है इसमें कंटिन्यूस डिक्रीज़ देखने को मिलता है प्राइस लेवल पे। तो ये स्थिति बहुत ही ग्रेव कंडीशन हो जाती है जिसमें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और इसका एक एग्जांपल आप ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 भी देख सकते हैं। तो डिप्रेशन और ज़्यादा ख़राब हालत है इकोनॉमी की जब रिसेशन प्लस डिफ्लेशन दोनों होते हैं। और नेक्स्ट है मेल्ट डाउन। तो मेल्ट डाउन एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी की, नॉट इकोनॉमी, इट इज़ फॉर स्टॉक मार्केट, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी, बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब आपको बिग फॉल देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्ट डाउन। ओके। तो आइए देखते हैं कि जब ये स्लो डाउन या रिसेशन इस तरह की जब स्थिति आती है इकोनॉमी में, उसको रिकवर करने के लिए सरकार द्वारा और सरकार या सेंट्रल बैंक के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है एनीथिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्यों किया जाता है? फॉर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। और ये जो स्टिमुलस है ये 2 तरह के होते हैं, मॉनेटरी स्टिमुलस एंड फिजिकल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस में आप देखेंगे कि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनेटरी स्टिमुलस लाया जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। किस तरह से? फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें डिक्रीज़ करके,
सेकंड है लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ा के। ये कैसे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब सेंट्रल बैंक डिक्रीज़ कर देगी तो उससे क्या होगा कि जो बैंक्स है जिसको सेंट्रल बैंक लोन देती है, जितने भी बैंक्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। जब उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो पब्लिक को भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक क्या करेगी, लोन लेगी तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करेगी या कंज्यूम करेगी, कहीं ना कहीं उसकी कंजम्पशन करेगी। तो जब ये कंजम्पशन बढ़ जाए या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो आपकी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है तो आपकी इकोनॉमी ट्रैक में आ रही है। तो इस तरह से इकोनॉमी को रिकवर किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक। सेकंड है लिक्विडिटी को बढ़ाना। लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाएगी सेंट्रल बैंक, तो ये भी एक लिक्विडिटी को बढ़ा रही थी यहाँ पे। और दूसरा तरीका है यहाँ पे सेंट्रल बैंक के द्वारा जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बाई किया जाता है। सेंट्रल बैंक किसके बॉन्ड को बाई करेगी, जो भी बाकी बैंक्स हैं तो उन कमर्शियल बैंक से उनके बॉन्ड्स को परचेज करेगी, बदले में क्या देगी, बॉन्ड्स, उनसे बॉन्ड्स लेंगी और उनको पैसा देगी। जो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी पैसा आया वो पैसा फिर कहाँ जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। पब्लिक के पास जाएगा तो यानी कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आ गया। मार्केट में जब पैसा आ गया तो कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी रिकवर होगी। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इस तरह से मॉनेटरी स्टिमुलस लाती है। दूसरा है यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस, जो कि रिलेटेड टू गवर्नमेंट है। सरकार का इसमें योगदान रहता है फिस्कल स्टिमुलस में। जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उनको इंक्रीज़ किया जाता है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो उससे भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और सेम प्रोसेस वही। और दूसरा क्या हो सकता है कि सरकार टैक्स में क्या कटौती कर सकती है। अगर सरकार टैक्स को डिक्रीज़ करती है, टैक्स रेट को, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक के पास रहेगा, और पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो वो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ करेगी, और जो पैसे का फ़्लो है मार्केट में वो बना रहेगा। या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट के द्वारा सरकार क्या करती है, इकॉनमी को रिकवर करने की कोशिश करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स में किसी के खाते में जो पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाएगा। दूसरा चौथा इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। सरकार की कुछ योजनाएं होती है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सब्सिडी मिलती है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, और साथ में सब्सिडी से जो पैसा उस आदमी को मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा, और जिससे जो मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहेगा और आपकी इकोनॉमी रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस लाया जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। और ये जो प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखी यहाँ पे, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम रहती है, स्लो डाउन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन और मेल्ट डाउन। और स्लो डाउन और रिसेशन से आपकी जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिमुलस लाते हैं, और स्टिमुलस में मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस आता है। So that's enough for today. Let's meet in the next video. Jai Hind.